बाबा साहब का स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में पहली बार लगा। पहली बार बाबा साहब का एक स्टैचू लगी और आज वो स्टैचू एक ऐसा प्लेस बन गया है, वहाँ लोग सेल्फी लेने आते हैं। बाबा साहब की मौजूदगी ये बताती है कि यहाँ पे भी पिछड़े वर्गों का SC ST OBC का प्रतिनिधित्व है। जब एडवोकेट्स हैं तभी तो बाबा साहब की स्टैचू लगी, अदरवाइज 70 साल में आज तक क्यों नहीं लगी। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको वो लैंग्वेज खुद ब खुद सिखा देती है। बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़े नहीं, डरे नहीं उससे। यहाँ पे बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या हमें सुना नहीं जाता। आपका आना बहुत ज़रूरी है। 1960 में दिल्ली बनी और 1960 से लेकर अभी तक एकमात्र शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है, एकमात्र पूरी दिल्ली में। हमें डबल क्वेश्चन करना पड़ेगा और हमें अपने आप में मेरिट पैदा करनी पड़ेगी। मेरिट जब कर लेंगे पैदा तो काम ही करनी नहीं है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना नहीं होगा। हमारी वकालत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शुरुआत होनी चाहिए हमारे बच्चे की, ताकि उसका मोटिवेशन रहे। तो ट्रायल कोर्ट में फंस जाता है फिर ऊपर बढ़ नहीं पाता। मेरा मतलब है हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नगण्य क्यों है, और आज हम इस स्थिति में क्यों है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सरकार को दोष देते हैं कि हमें इग्नोर किया जाता है और हमें देखा नहीं जाता। साथियों, हमारा जो प्रोफेशन है वकालत है, मुझे 22 साल हो गए वकालत में और मैं इस वकालत के क्षेत्र में अपने परिवार में इकलौता हूँ। ना मेरे फादर कोई एडवोकेट थे और ना मेरे नीचे कोई एडवोकेट है। बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, बट मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। और मैंने अपनी वकालत जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से शुरुआत की थी। तो वहाँ से 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में 2005 में आया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत की। साथियों, इत्तेफाक कहें या जो भी कुछ कहें, मेरी जो वकालत की शुरुआत हुई है वो आर्टिकल 226 से हुई है, हाई कोर्ट से। मैं अभी ट्रायल कोर्ट नहीं गया। ट्रायल कोर्ट में अब जाना शुरू किया। जब मेरे पास केसेस आए तो मैं ट्रायल कोर्ट गया। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और जो है भी तो वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं उसको पकड़ नहीं पाते हमारे साथ। क्योंकि हम जैसे आर्टिकल 226 की बात करते हैं, आर्टिकल 136 की बात करते हैं, आर्टिकल 142 की बात करते हैं, आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है अपने लॉ में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब संविधान का जो गार्जियन है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही है। ट्रायल कोर्ट्स के पास वो शक्ति नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्टिकल को टच कर सके। ट्रायल कोर्ट जो है बेसिक जो है जो लॉज बने हैं उसी को इम्प्लीमेंट करता है और कहता है, देखता है कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारी जो शक्तियाँ निहित हैं वो संविधान में निहित हैं और संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है एज ए एडवोकेट। तो अब हमारा जो एडवोकेसी साथी है हमारा टीम वर्क है। मेरे एक साथी ने, पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पहले तो साथियों, हमारे एडवोकेट्स के पास जो है केसेस की बड़ी समस्या रहती है, केसेस नहीं आते हैं और हमारे अपने ही लोग हमारे अधिवक्ताओं पे विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? कारण ये है कि हमारे जो मैक्सिमम अधिवक्ता हैं वो ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशनें और एफिडेविट बनाने में ही लग जाते हैं। कारण कहते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज की प्रॉब्लम है और हमारे पास केसेस की कमी है। साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूँ और ये बताता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको वो लैंग्वेज खुद ब खुद सिखा देती है। क्योंकि जो लैंग्वेज हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो और जो लीगल लैंग्वेज है, कोर्ट की जो लैंग्वेज है, टोटल बहुत डिफरेंट है। तो आप 2 साल या 3 साल वकालत यदि करते हैं, सीरियसली वकालत कहने का मतलब है कि आप कोर्ट आते हैं और जाते हैं, वो सीरियस वकालत नहीं है। जब तक कि आप किसी एडवोकेट के अंडर में कोई चैम्बर को ज्वाइन नहीं करते हैं। चैम्बर को ज्वाइन करने से फायदा ये होता है कि हमें उठना, बैठना, बात करना, एटिकेट्स, केसेस में क्या डिस्कशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं। इसको सीखने में हमें 3 से 5 साल लग जाता है जब जाके हमें अपने केसेस मिलते हैं साथियों।
ये जो बेसिक प्रॉब्लम है इस पर मैं अभी प्रकाश डाल रहा हूँ। और दूसरा है हमारा टीम वर्क है। यदि हमारे ट्रायल कोर्ट के वकील अपने लोगों पर विश्वास करें तो हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसी तरह से हमारे जो समाज है, यदि समाज हमारा अपने लोगों पर पहले विश्वास करे और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो उनके तक ले जाए तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, वो आगे बढ़ता है। तो मेरे समाज का दायित्व है कि पहले अपने लोगों पे विश्वास करें, अपने परिवार पे विश्वास करें और उसके तहत आगे बढ़े। अब हमारी बात होती है कि हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अब जजेस नहीं हैं। जजेस नहीं होने का कारण ये है कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ना के बराबर हैं। यदि आप गिनती करें तो लाखों लोग एडवोकेट मिल जाएंगे। इस समय मेरे पास गिनती ऐसी है 30 लाख से अधिक अधिवक्ता हैं। बट यदि हम गिनती करें यदि कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कितने वकील हैं तो बताया जाता है कि आज की डेट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 35 अधिवक्ता हैं। हाई कोर्ट में देखें तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 से ज़्यादा होंगे प्रैक्टिशनर, एक्चुअल प्रैक्टिशनर। अच्छा, जब एडवोकेट्स ही नहीं है तो हमारे हाई कोर्ट जज कैसे बनेंगे? जजेस बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया का पालन करना पड़ता है, उसको हमें जानना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका एक तो एज होता है 45 ईयर्स। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका ITR है पिछले 3 साल का अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कम से कम नहीं तो 10 लाख के ऊपर का ITR होना चाहिए। या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 7 लाख से ऊपर तो कम से कम ITR रखिए, हर साल अपना ITR भरिए। कुछ रिपोर्टेबल जजमेंट्स होने चाहिए। रिपोर्टेबल जजमेंट्स कैसे आएंगी? अब रिपोर्टेबल जजमेंट जो जरूर थोड़ी है कि कोई हमें क्लाइंट हमारा 5 लाख फीस दे, 2 लाख फीस दे तभी हम क्लियर हो सकता है। कई सारे पब्लिक इश्यूज हैं, PIL होते हैं या प्रो बोनो मैटर होते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि एक मंथन हो, जिससे अच्छे जजमेंट प्रोड्यूस हो। और जजमेंट प्रोड्यूस होता है आपका बायोडाटा को हैवी करता है। इन सब चीज़ों में हम लैग करते हैं। अभी मैं यहाँ जितने अधिवक्ता बैठे हैं, मैं यदि पूछना चाहूँ कि कितने लोगों ने ITR भरा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों ने कुछ भरा होगा। साथ ही जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट और फुलफिल तो करना ही पड़ेगा किसी भी रूप में। आप उसके बाद हम अपने हक की डिमांड कर सकते हैं। हमारे साथी जो है बार में रिप्रेजेंटेशन कम है। यदि मेरा भाई साथी यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। गिनती के 25-50 एडवोकेट से क्या जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। तो पहला मेरा अपना दायित्व है कि मैं अपने जो भाई है, मेरा बंधु है, मेरी बहन है जो एडवोकेसी कर रही है या कर चुकी है, उसको मैं मोटिवेट करूं कि वो अपनी वकालत की शुरुआत हाई कोर्ट से करे या सुप्रीम कोर्ट से करे, जहां उसको उचित लगता है वहां से करे। ट्रायल कोर्ट भी करे, जहां मतलब उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जहां अच्छा करे। बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़े नहीं, डरे नहीं उससे। यहाँ पे बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या हमें सुना नहीं जाता, आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये बेसिक प्रॉब्लम बताई है कि जब हमारे एडवोकेट्स नहीं है तो हमारे जज कहाँ से बनेंगे। मैंने ये देखा है कि हमारे जो कोलिजियम सिस्टम की आप बात करते हैं, वो कोलिजियम भी ढूंढता है कि भाई कोई तो दिखे मुझे, पर कोई दिखने को तैयार नहीं होता है। और जो दिखते हैं वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते हैं। आप सोचिए और समझने का प्रयास करिए कि क्या कारण था कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया उस समय आपकी विधायिका में और आपके रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में दोनों में रिजर्वेशन दिया, जुडिशरी में नहीं मिला आपको रिजर्वेशन। सोचना पड़ेगा ना, क्यों नहीं दिया? बाबा साहब तो जीवित थे उस समय अधिवक्ता ही नहीं थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात हुई थी कितने अधिवक्ता आए, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इकलौता दिख रहा हूँ उस समय, तो वो छूट गया। और उसमें यदि बाबा साहब होते रहे, हमारे संख्या में एडवोकेट्स होते तो हो सकता था वहाँ भी होता रिप्रेजेंटेशन की बात हो। मैं रिजर्वेशन के फेवर में तो नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनके बाप दादा या फॉर फादर कोई एडवोकेट्स रहे होंगे। मुझे लगता है सब के सब फर्स्ट जनरेशन वायर हैं। और हमारी और ये आप कह सकते हैं कि एक परिस्थिति ऐसी है कि हम सब के सब जो है सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ मेड विदाउट गॉड फादर, सेल्फ मेड पर्सन है। यहाँ पे इवन हमारे जो KG बालाकृष्ण साहब हैं, KG बालाकृष्ण साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी सेल्फ मेड पर्सन थे। भाई उनके कौन से फोर फादर कोई जज था या एडवोकेट था? वो भी तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, बट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे। इसी तरह से हमारे और भी जो जजेस हैं वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, वहां तक पहुंचे। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में देखते हैं हम तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कैथ साहब। 1960 में दिल्ली बनी और 1960 से लेकर अभी तक एकमात्र शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन है, एकमात्र पूरी दिल्ली में। ऐसा क्या कारण है साथियों? क्या दिल्ली में एडवोकेट्स नहीं है? वो ट्रायल कोर्ट तक सीमित है।
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पैदा करने पड़ेगा, हमें संविधान का विशेषज्ञ पैदा करना पड़ेगा जो उनको समझा सके, बता सके, जिससे हमारे लोग ऊपर उठें। हमारे लोग जो जहाँ पहुँचे वो कोशिश करते हैं कि हमारे वक्ता भी उस लाइन पे बढ़े आगे। तो एक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इसको पहले हमें अपने आप में देखना, मैं अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि भाई ऐसा क्या कारण है कि ऐसे हमारे एडवोकेट्स नहीं मिल रहे। अब यहाँ हमारे साथी मिलते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में लग जाते हैं कि हमें कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं। कॉन्टेक्स्ट साथी कभी लाभ नहीं होगा। हमें चाहिए कि हमारा काम बोलना चाहिए, ना कि हम बोलें। वर्क शुड स्पीक इटसेल्फ रेदर देन यू। तो हम जब फोकस करते हैं, देखो हमारे पास अभी समय, हमें डबल परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमें डबल परिश्रम करना पड़ेगा और हमें अपने आप में मेरिट पैदा करनी पड़ेगी। मेरिट जब कर लेंगे पैदा, तो काम ही करनी नहीं है। साथी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के सारे हाईकोर्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सारे हाईवे में हिमाचल प्रदेश, शिमला, कांगड़ा, मतलब कोई स्टेट नहीं जो छूटा हो, सिवाय नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। फ्रेंकली स्पीकिंग नॉर्थ ईस्ट में संपर्क नहीं हो पाया है, तो आसाम हाईकोर्ट को छोड़ के उधर से बाकी सारे स्टेट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आपके तेलंगाना को करता हूँ, आंध्र करता हूँ, तमिलनाडु करता हूँ, कर्नाटका करता हूँ। पर आप में वो मेरिट पैदा करनी पड़ेगी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना नहीं होगा। हमारी वकालत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शुरुआत होनी चाहिए हमारे बच्चे की, ताकि उसका मोटिवेशन रहे। वो ट्रायल कोर्ट में फंस जाता है, फिर ऊपर बढ़ नहीं पाता। मेरा मतलब है, जो यदि ट्रायल कोर्ट में शुरुआत इस बच्चे ने 5 साल कर ली, मुझे नहीं लगता फिर वो ऊपर निकल पाता है। तो आर्टिकल 226 और 136 को पहचानिए, उसकी तरफ अग्रसर होइए, ताकि हम अच्छे एडवोकेट्स पैदा कर सकें। और क्योंकि एडवोकेट्स पैदा करेंगे, वो हमारे SCDA के वोटर्स बनते हैं। वोटर्स बनने के साथ साथ उनकी शक्ति बढ़ती है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में मैं जब आया था तो मुझे पूछा जाता था कि सर आप हमारे समाज से SC ST कितने एडवोकेट्स हैं। तो मैं भी जो जानता था उसमें 30, 35, 25 जो बताता था, मुझे बताना पड़ता था कि हमारे इतने एडवोकेट्स हैं। पर मैं बहुत सोचता था कि ऐसा क्या है कि मुझे बताना पड़ रहा है कि हम एडवोकेट्स यहाँ मौजूद हैं। फिर हमने सोचा, तो एक कलेक्टिव एफर्ट हमने किया। जो भी जो हमारे एडवोकेट्स थे उस समाज से जुड़े हुए, उनके कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हमने पहले बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगवाया। क्योंकि मैंने देखा पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी सी बाबा साहब की फोटो तक नहीं थी, तो उसको पहले लाइब्रेरी 1 में हमने लगवाया बड़ी फोटो। उसके बाद धीरे धीरे हमने बाबा साहब की जयंती और 6 दिसंबर से मनाना शुरू किया। फिर बार लॉन में एक फोटो लगाई बाबा साहब की। और अभी कुछ समय पहले आपके कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से, सबके प्रयास की वजह से बाबा साहब का स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में पहली बार लगा। पहली बार बाबा साहब का एक स्टैचू लगी और आज वो स्टैचू एक ऐसा प्लेस बन गया है, वहाँ लोग सेल्फी लेने आते हैं। अब मुझे गर्व होता है कि लोग मुझसे नहीं पूछते कि आपके कितने एडवोकेट्स हैं, आपके समाज का कितना प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे बाबा साहब की मौजूदगी ये बताती है कि यहाँ पे भी पिछड़े वर्गों का, SC ST OBC का प्रतिनिधित्व है। जब एडवोकेट्स हैं तभी तो बाबा साहब की स्टैचू लगी, अदरवाइज 70 साल में आज तक क्यों नहीं लगी। साथियों, तो बाबा साहब ने हमें प्रतिनिधित्व दिया है, बाबा साहब की स्टैचू लग गई है और उनकी लगने की बदौलत कभी आपके सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र एक जज हुआ करता था। आपके समुदाय से एकमात्र जज हुए करते थे। आज साथियों, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आज 3 शेड्यूल कास्ट जज हैं। 3 शेड्यूल कास्ट जज हैं और उसके साथ में एक मसीह साहब भी हैं, वो कन्वर्टेड है, बट वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। OBC की संख्या बहुत ही कम है। OBC की संख्या कम होने का कारण वही है जो हमारी है। हमारे भी जो OBC की लोग हैं उसमें भी एडवोकेसी, जो प्रॉपर एडवोकेट होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनना चाहिए, उनकी कमी है। इसकी वजह से वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने अध्ययन किया, 2018 में मैंने अध्ययन किया था, तो उस समय जो एडवोकेट जजेस थे हाई कोर्ट में, उनकी संख्या उस समय मात्र 20 थी। और 20 भी क्यों थी? क्योंकि हमारे साउथ इंडिया में जो SC ST OBC की बता रहा हूँ मैं, उसमें भी ये था कि साउथ इंडिया में 12 लोग जो है 12 शेड्यूल कास्ट जज थे और मात्र कुछ जज जो है OBC के थे। और नॉर्थ इंडिया में तो नगण्य है। अब जैसे दिल्ली में एक थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय शायद नहीं थे, चौधरी साहब थे, गुजरात में तो है ही नहीं, हिमाचल में भी शायद नहीं है। तो ये संख्या है, इस तरह की संगतियाँ हैं हमारे पास। तो हमें सबसे पहले अपने आप सुधार करना होगा और हमें अधिक से अधिक एडवोकेट्स को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैदा करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।